नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी जम करके कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 4-5 एग्ज़ाम और बचे हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं आपके और आप लोगों ने देखा है कि वीडियो से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो लगातार वीडियोस देखते रहिए। और आज से मैंने आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत की है क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है और एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी है, बिहार एसआई वगैरह का एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि कुछ प्रमुख बिंदु जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ा देता हूँ, बाद में धीरे धीरे करके कवर होता रहेगा बाकी सब्जेक्ट, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर देते हैं और एग्ज़ाम्स के आने से पहले इसको समाप्त कर दिया जाए ताकि एग्ज़ाम्स में लाभ हो। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के बारे में। पुर्तगाली कंपनी है, डच कंपनी है, अंग्रेजी कंपनी है, फिर आपका डेनिश कंपनी है और फ्रांसीसी कंपनी है। यह क्रम है जैसे जिस क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर आपके डेनिश आए और उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो यही क्रम है कंपनियों के आने का, व्यापारियों के आने का, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। यदि यूरोप के साथ भारत के व्यापार की बात करें तो इसकी शुरुआत यूनानियों के समय से हुई थी। जब भारत में यूनानियों का आक्रमण हुआ था उसके बाद यूरोप के साथ भारत का व्यापार भी शुरू हुआ था। मुख्यतः यह 2 मार्गों से होकर के जाता था। शुरुआत में 2 मार्गों से होकर के यह व्यापार होता था मुख्यतया, वैसे 3 मार्ग थे। तो पहला मार्ग जो था वह फारस की खाड़ी से होकर के जाता था। फारस की खाड़ी तक जो है समुद्र से लोग जाते थे। उसके बाद तुर्की और इराक में जो है पैदल मतलब कि स्थल मार्ग से जाते थे और उसके बाद फिर जो है वहां से समुद्र मार्ग से जिनेवा होते हुए यूरोप तक पहुंचते थे। दूसरा मार्ग जो था वह लाल सागर की तरफ से था। लाल सागर से होते हुए मिस्र तक पहुंचते थे और उसके बाद मिस्र से फिर जिनेवा और बाकी यूरोपीय शहरों तक पहुंचा जाता था। तो ये 2 प्रमुख मार्ग थे। लेकिन क्या हुआ 1453 में क्या हुआ कि तुर्की का आधिपत्य हो गया कुस्तुनतुनिया पर। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो एशिया से व्यापार होता था, मतलब पूर्वी देशों का पश्चिमी देशों से व्यापार होता था, उस प्रमुख मार्ग पर भी तुर्की का आधिपत्य हो गया। और तुर्की का आधिपत्य जो हो गया मार्ग पर, तो उसने यूरोपीय व्यापारियों को मतलब कि पूर्वी देश यानी कि भारत वगैरह आने से इनकार कर दिया, मतलब उनको अपना मार्ग देने से इनकार कर दिया। अब उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि भैया भारत जैसे देशों के साथ व्यापार कैसे करेंगे और अन्य जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ व्यापार कैसे करेंगे। और उधर यूरोप में चूंकि लिंक टूट गया, इधर से पूर्वी देशों का पश्चिमी देशों से लिंक टूट गया, तो उधर क्या हुआ कि यूरोप में कि जो पुराने देश थे जैसे जिनेवा हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह जो हो गया, उसमें उन्होंने क्या किया कि यूरोपीय व्यापार पर आधिपत्य जमा लिया। तो जो नए नए राज्य बने थे, जो नए नए राज्य बने थे, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इन सब को व्यापार करने में बड़ा कठिनाई होने लगा। तो पुर्तगाली और स्पेनी लोग जो थे, व्यापारी जो थे, वह बड़े ही उत्तम किस्म के थे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कुशल थे, कुशल नाविक हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि नए समुद्री मार्गों की खोज की ठान ली। अब कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, या फिर यह भी कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अमेरिका को जब खोजने निकला था, अमेरिका का जो खोज हुआ था वह तो यूं ही हो गया था। कोलंबस भी जो है वो भारत की खोज के लिए ही निकला था और गलत रास्ता भटक करके और वो अमेरिका की खोज कर बैठा, ठीक है। उसी तरह से वास्को डी गामा जो है वह भी भारत आया था। उससे पहले बार्थोलोमेव डियास जो था उसने अफ्रीका के दक्षिणी तट पर जो है
केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। वह भी भारत की तलाश, भारत को खोजने के लिए है, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने ही निकला था, लेकिन वह जो है अफ्रीका के दक्षिणी तट पर आकर के और वहां पर रुक गया। वहां पर उसने तूफानी द्वीप अंतरीप कहते हैं उसको, या फिर आप कह सकते हैं उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं, या फिर केप ऑफ गुड होप कहते हैं। वहां तक वो पहुंचने में सफल हुआ 1487 में। ठीक है, 1487 में वो वहां पर पहुंचा। उसके बाद उसी का मार्ग को फॉलो करते हुए, उसी के रास्ते को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा निकला फिर पुर्तगाल से। और वास्को डी गामा जब निकला तो वह अंतिम वही जो आपका केप ऑफ गुड होप है वहां से होते हुए और उसके बाद भारत तक पहुंचने में सफल रहा और वह कालीकट में पहुंचा 1498 में। वहां पर जमोरिन राजा था, मतलब राजा था, हिंदू राजा था, केरल का कालीकट तट था, वहां पर हिंदू राजा शासन करता था जिसको जमोरिन की उपाधि प्राप्त थी। तो जमोरिन ने उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया और उसके बाद उसने यहाँ से मसाला और बाकी सब केरल में जो मिलता है, नारियल हो गया, मसाला हो गया, ये सब खरीदा और यहाँ से ले जा करके पुर्तगाल में बेचा। उसको 60 गुना लाभ हुआ। यहाँ से ले गया तो उसको 60 गुना लाभ हुआ। अब भैया उसको तो स्वाद चख गया था, उसको तो शेर के मुंह में खून लग गया कि भैया एक बार गए तो दोबारा क्यों ना जाए। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके पुर्तगाली अभियान भारत में आगे बढ़ते रहे और फिर जो है धीरे धीरे करके पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, अपना मुख्यालय यहाँ पर बनाया और उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य लोग भी जो है पुर्तगालियों को फॉलो करते हुए देखें कि भाई भारत के साथ व्यापार करने पर इतना ज़्यादा लाभ होता है, तो अन्य यूरोपीय कंपनियां भी धीरे धीरे करके भारत आती गई और उसी क्रम में पुर्तगालियों के बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर आपके डेनिश आए और उसके बाद जो है आपके फ्रांसीसी आए। ठीक है, उनका आपस में युद्ध भी होता है और एक दूसरे को पराजित करते हुए वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार अंग्रेज जो है वह सभी पर विजय प्राप्त करके सबसे तेज निकलते हैं, सबसे आगे निकल जाते हैं और धीरे धीरे करके वो अपना व्यापार फैलाते हैं। व्यापार के बाद वो अपनी कूटनीतिक चाल चलते हैं और भारतीय शासकों के आपसी कलह का फायदा उठा करके जब वो देखते हैं कि भारतीय शासक जो है उनमें आपस में एकता नहीं है तो उनके बीच में वो और ज़्यादा फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं और फिर जो है आपस में उनको लड़ा करके और फिर संरक्षण देने का वादा करके भारत पर अधिकार कर लेते हैं, भारत पर शासन करने लगते हैं। तो यही है आपका आधुनिक भारत का इतिहास और किस प्रकार से फिर जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें विजय दिलाई और किस प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसी के बारे में पढ़ना है आपको आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं पुर्तगाली कंपनी के बारे में प्रमुख तथ्य। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बारे में यदि देखें तो पुर्तगाल का एक सम्राट था प्रिंस हेनरी जिसको द नेविगेटर भी कहा जाता है। उसके नेतृत्व में मतलब कि उसके शासनकाल में जो है पुर्तगाली व्यापारियों ने, पुर्तगाली नाविकों को उसने जो है भेजा भारत की खोज के लिए, इसीलिए उसको द नेविगेटर भी कहा जाता है, प्रिंस हेनरी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बार्थोलोम्यू डियोज जो है वह 1487 में उत्तम आशा अंतरिप या फिर केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है जो कि दक्षिण अफ्रीका के तट पर है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो कोलंबस भी जो है निकलता है, स्पेनिश यात्री था वो निकलता है और 1494 में उसने अमेरिका की खोज कर डाली। वो भी जो है उसी मार्ग को से होते हुए निकला था, लेकिन वो उत्तम आशा अंतरिप पहुंचने के बजाय दूसरे मार्ग को पकड़ लिया और अमेरिका तक पहुंच गया। निकला था वो भी भारत की ही खोज करने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर जो है 1498 में जैसा मैंने बताया वास्को डी गामा जो है बार्थोलोम्यू डियोज का मार्ग का अनुसरण करते हुए पहले उत्तम आशा अंतरिप पहुंचता है और उसके बाद फिर जो है केरल के कालीकट के तट पर पहुंचता है। ठीक है, और इसकी सहायता किसने की थी तो अब्दुल मनीद ने उसकी सहायता की थी। यह पूछा जा चुका है आईएएस में, याद रखिएगा। अब्दुल मनीद नामक इंसान ने उसकी सहायता की थी और यह पहुंचा कहा था कालीकट के कप्पक डाबू नामक तट पर यह पहुंचा था, कालीकट के कप्पक डाबू नामक तट पर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जो है जमोरिन शासक के द्वारा इसकी जो है बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया इसका और उसके बाद इसने यहाँ से जो है व्यापारिक सामान जो भी खरीदना था वो खरीदा और उसके बाद फिर यूरोप लेकर के गया।
आगे देखते हैं तो मैनुअल वन भी जो था वह आपका पुर्तगाल का ही शासक था, पुर्तगाल का शासक था मैनुअल वन, जिसने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी। यह पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि वाणिज्य के प्रधान की उपाधि जो है किस पुर्तगाली शासक ने धारण की, तो मैनुअल प्रथम ने। उसके बाद देख लेते हैं तो 1500 ईस्वी में, पहले तो आपका वास्को डी गामा गया, वहां पर उसने सुनाया कि भैया 60 गुना लाभ हुआ है, तो फिर जो है पेड्रो अल्वारेज केबरल 1500 ईस्वी में फिर जो है दूसरे पुर्तगाली व्यापारिक अभियान पर भारत आता है 1500 ईस्वी में, और यह भी जो है कालीकट पहुंचता है। लेकिन कालीकट यह जो पहुंचता है तो इसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं था वास्को डी गामा के जैसा, तो इसको जो है मतलब कि दोबारा आने से रोक दिया वहाँ के लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने, ठीक है, और इस कारण से यह दोबारा नहीं आया। फिर जो है आपका 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा ही फिर से वापस आता है 1502 ईस्वी में, और फिर से वह कालीकट आता है और यहाँ से व्यापार करके जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो 1503 ईस्वी में कोचीन में प्रथम पुर्तगीज फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है। 1503 में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कोचीन में स्थापित की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं तो 1505 ईस्वी में कन्नूड़ी में इसने जो है कन्नूर कहते हैं या कन्नूड़ी कहते हैं, वहां पर पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी, ठीक है। कन्नूर कह सकते हैं, कन्नूड़ी कह सकते हैं, कुछ किताब में कन्नूड़ी भी देता है और कुछ किताब में कन्नूर भी देता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसके बाद देखते हैं 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना करके, या फिर पुर्तगाली वायसराय कहिए, गवर्नर कहिए, बना करके भारत भेजा जाता है, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा को। और इसने जो है शांत जल की नीति अपनाई थी। इसके बारे में एक ही पॉइंट बहुत फेमस है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति किसने अपनाई थी, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने अपनाई थी। और इसको कब भेजा गया था गवर्नर बनाकर या वायसराय बनाकर, तो 1505 ईस्वी में भेजा गया था। लेकिन इसके बाद जो बताने जा रहा हूं, जो अगला गवर्नर आया वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक उसने जो है भारत में शासन किया था, और उसने बहुत सारे परिवर्तन भी किए थे। वैसे वो बड़ा दुष्ट था, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। 1509 से 1515 ईस्वी तक दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन करके आया था कौन, आपका अल्बुकर्क आया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। 1509 से 1515 ईस्वी तक यह भारत में शासन किया था। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु ही हो गई थी। तो देख लेते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसी को कहा जाता है, तो वो यही है, अल्बुकर्क को कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया, प्रमुख कार्य, कोचीन को अपना मुख्यालय इसने बनाया था। कोचीन में प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित हुई थी, और अल्बुकर्क ने कोचीन को पुर्तगाली मुख्यालय बनाया था। यह भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। फिर 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर, जो कि कर्नाटका में है, वहां के आदिल शाही से गोवा को प्राप्त किया था, मतलब गोवा को जीत लिया और वहां पर अपना अधिकार किया, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कि गोवा जो है 1961 तक पुर्तगाली कब्जे में ही रहा था। गोवा, दमन और दीव जो है वह आपका पुर्तगाली कब्जे में था स्वतंत्रता के बाद भी, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी। तो गोवा जो है वह वहां पर 1961 तक पुर्तगालियों का शासन रहा था। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 1511 ईस्वी में मलक्का, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी थी, वहां पर भी पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद देखते हैं तो 1515 ईस्वी में हरमुज तट जो है वह फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था, मुख पर स्थित था। उस पर भी इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही से
गोवा को जीता। उसके बाद 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार किया और उसके बाद जो है 1515 ईस्वी में हरमुज तट यानी कि फारस की खाड़ी का जो मुख था उस पर भी अधिकार कर लिया था। ये तीनों चीज पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अदन। अदन जो था वह लाल मार्ग से व्यापार करने का प्रमुख पूंजी हुआ करता था। लाल, मैंने जैसा बताया था कि दो प्रकार के मार्ग हुआ करते थे, एक फारस की खाड़ी से होकर के और एक लाल सागर से होकर के। तो अदन नाम का जगह था, तट कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं, जो कि लाल सागर से होकर के जो व्यापार होता था उसका प्रमुख मार्ग पर था। ठीक है, और अदन पर भी कोशिश की थी पुर्तगालियों ने, बार बार आक्रमण किया था, कोशिश की थी उस पर अधिकार करने की, लेकिन अदन एक द्वीप था जिस पर पुर्तगालियों ने कभी कब्जा नहीं जमा पाए थे। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, पुर्तगाली कभी अदन पर कब्जा नहीं जमा पाए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए इसने जो है प्रेरित किया था। किसने? अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह जो है भारत में अपनी सत्ता जमाना चाहता था। उसको लालच हो गया था कि भैया हमको यही रहना है, पुर्तगालियों को यही रहना है। ठीक है, तो इसलिए वह पुर्तगालियों को प्रोत्साहित करता था कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया, धर्मांतरण पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया, मुसलमानों को बहुत ज्यादा तंग किया करता था। इसके अलावा हिंदुओं का भी वो धर्म परिवर्तन वगैरह करवाया करता था। तो वह जो है बड़ा दुष्ट किस्म का था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लेकिन उसने क्या किया, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। अपने क्षेत्र में उसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था, और यह पूछा भी जाता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो अल्बुकर्क ने लगाया था, जो कि पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी और अल्बुकर्क का काम तमाम हो जाता है। यहीं पर अल्बुकर्क के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो था उसका नाम था नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 ईस्वी में आया था और 1538 ईस्वी तक यह रहा था, क्योंकि उसके बाद तो खैर पुर्तगालियों का जो है आपका शासन ही समाप्त हो गया था, मतलब कि काम ही तमाम हो गया था भारत से लगभग। वो किस कारण से हुआ था वो मैं बताऊंगा। तो नीनो डी कुन्हा जो था वह 29 से लेकर के 38 तक, 1529 से 38 तक रहा था। इसका प्रमुख कार्य है 1530 ईस्वी में इसने अपना कार्यालय जो है, जो कार्यालय मतलब कि कोचीन में स्थापित किया था अल्बुकर्क ने, उस कार्यालय को या फिर मुख्यालय को कोचीन से हटा करके और गोवा स्थानांतरित कर दिया था इसने। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। सिंथोम जो कि मद्रास के निकट था, तथा हुगली जो कि बंगाल में है, वहां तक इसने पुर्तगीज विस्तार किया था। और हुगली जो थी वह बंगाल की खाड़ी में जो पुर्तगाली लूटपाट करते थे उसका प्रमुख केंद्र जो था वह हुगली था। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा, बीपीएससी में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि बंगाल की खाड़ी में लूटपाट कौन किया करते थे। तो वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का, विभिन्न यूरोपियों का, और उसमें ऑप्शन में पुर्तगाली भी था और पुर्तगाली ही सही आंसर था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने ही बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करके अपना काम चलाया था। ठीक है, भारतीय व्यापारियों को लूटपाट किया करते थे बंगाल की खाड़ी में, और उसके लिए प्रमुख अड्डा जो था उनका वह हुगली में था, बंगाल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1534 में बेसिन में तथा 1535 में इन्होंने दीव पर, दमन और दीव जो है उसमें दीव पर अधिकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और बेसिन की प्राप्ति जो है इन्होंने बहादुर शाह से की थी, जो कि गुजरात शासक था, गुजरात का शासक था आपका। उसके साथ समझौता करके इन्होंने बेसिन की प्राप्ति की थी। कब? 1534 ईस्वी में। और शासक का क्या नाम था? बहादुर शाह। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुर्तगालियों के बारे में, याद रखिएगा। आगे और भी पॉइंट्स है, आइए देख लेते हैं। 1559 ईस्वी में दमन पर भी पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। यह कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पूछा तो नहीं गया है अभी तक। इसके अलावा दीव, दमन, साष्टी, बसई, चौल, बंबई इत्यादि में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की गई थी। जैसा मैंने बताया कि उसका लक्ष्य ही यही हो गया था, व्यापार करने के बजाय अब वो रहना चाहता था यहाँ पर, तो इसने विभिन्न जगहों पर अपनी बस्तियां भी बसाई थी। इसके बाद सीलोन जो कि श्रीलंका है, श्रीलंका यानी कि सीलोन जिसको पहले कहा जाता था या फिर सिंघल द्वीप कहा जाता था, सिंघल देश कहा जाता था, तो उसके भी अधिकांश भाग पर पुर्तगालियों ने अधिकार अपना जमा लिया था। ठीक है,
अब देख लेते हैं पुर्तगालियों के पतन के बारे में। तो पहले कारण देख लेते हैं। पुर्तगालियों के पतन का कारण जो था वह था एक तो उन्होंने धर्मांतरण पर जो है बहुत ज़्यादा बल दिया था, ठीक है, धर्मांतरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। ईसाई मिशनरियों का प्रचार जो है उन्होंने बहुत करवाया था। तो इस कारण से जो है आपका भारतीय तो शुरुआत से ही अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं, तो उनके मन में पुर्तगालियों के प्रति जो है वह बड़ा ही दुश्मनी टाइप का भाव होने लगा था, ठीक है। दूसरा कारण यह भी था कि उस समय तक अनेक जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी भारत आ चुकी थी और आपस में उनका युद्ध हुआ करता था, और बाकी जो कंपनियां थे खास करके अंग्रेज जो थे वह मतलब कि 20 साबित हुए। 19-20 का फर्क होता है ना, तो 20 साबित हुए पुर्तगालियों से, और स्वेली का युद्ध हुआ 1611 में, जिसमें कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और इनका काम यहाँ से तमाम कर दिया। इसके अलावा ब्राजील का खोज उस समय तक हो गया था। ब्राजील का खोज हो गया था तो ये लोग क्या करने लगे, पुर्तगाली लोग जो है भारत के साथ व्यापार को छोड़ करके सोचे कि यहाँ तो बहुत कॉम्पिटिशन है, ब्राजील का नया खोज हुआ है तो चलते हैं वहाँ से व्यापार करते हैं। तो वो लोग जो है ब्राजील से व्यापार फिर करने लगे और यहाँ का व्यापार उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है। इसके अलावा हम देख सकते हैं चुपके व्यापार किया करते थे, लूटपाट किया करते थे, है ना, भारतीय व्यापारियों से लूटपाट किया करते थे और उनसे जो है वो पैसा वसूलते थे। तो ये सब जो पॉलिसी थी उनकी वो थोड़ा अच्छी पॉलिसी नहीं थी, और यही जो है उनके ऊपर जो है बैकफायर कर गया, मतलब कि इसी से उनको अपना नुकसान होने लगा। तो यह सब पतन के प्रमुख कारण थे। पतन की शुरुआत जो है उसके बारे में देखें तो स्वेली का युद्ध हुआ था 1611 में, जैसा मैंने बताया। स्वेली जो है वह सूरत के निकट स्थित है। स्वेली का युद्ध हुआ, वहां पर अंग्रेजों ने इनको पराजित किया और इसके साथ जो है उनका पतन प्रारंभ हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1632 ईस्वी में हुगली पर जो है कासिम खान ने अपना कब्जा जमा लिया था। फिर देखते हैं तो 1538 ईस्वी में अदन पर 1538 ईस्वी में अदन पर भी तुर्की प्रभुत्व स्थापित हो गया। तुर्की का प्रभुत्व पहले ही मैंने बता दिया था कि आपका कुस्तुनतुनिया पर तो पहले ही हो गया था, अब जो है इस पर भी अधिकार हो गया, जो क्या बोलते हैं अदन पर भी अधिकार हो गया। तो लाल सागर वाला मार्ग भी जो है वह भी आपका बंद हो गया यूरोपीय व्यापारियों के लिए, ठीक है। और जो फारस की खाड़ी वाला व्यापारिक मार्ग था वो तो पहले से ही बंद था, ठीक है। तो यह भी पतन का प्रमुख कारण था। उसके बाद 1641 ईस्वी में डच जो पुर्तगालियों के जस्ट बाद आए थे, तो डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग जो है वह जीत लिया था आक्रमण करके। फिर 1654 में अंग्रेजों को पूर्वी द्वीपों पर व्यापारिक मान्यता देनी पड़ गई। पुर्तगालियों पर उन्होंने जो है अपना मतलब कि युद्ध छेड़ दिया और इसके कारण जो पूर्वी द्वीप थे उन पर व्यापार करने का अधिकार और रहने का अधिकार जो है अंग्रेजों को देना पड़ गया, ठीक है। पुर्तगाली कमजोर हो गए थे और इसलिए अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार और निवास करने का अधिकार उनको देना पड़ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1739 ईस्वी में साष्टी और बसई पर मराठों ने अपना अधिकार कर लिया था। मराठा साम्राज्य उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, तो मराठों ने अपना अधिकार कर लिया था साष्टी और बसई पर। इसके अलावा हम देखते हैं तो केवल गोवा, दमन और दीव जो है वह पुर्तगालियों के कब्जे में रह गए थे और 1961 तक गोवा पर उनका अधिकार रहा था, ठीक है, और दमन और दीव पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य जो है, पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य जो था उसका नाम दिया गया था एस्तांडो द इंडिया, एस्तांडो द इंडिया नाम दिया गया था। तो यह पुर्तगाल जो है पुर्तगालियों के बारे में यही सब तथ्य है। इसके अलावा पुर्तगालियों के आगमन का परिणाम क्या हुआ, भारत पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है कि धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया, विभिन्न मंदिरों को भी जो है नष्ट किया गया। विभिन्न जगहों पर कोलकाता इत्यादि में जो है आपका हुगली इत्यादि में बहुत सारे मंदिरों को नष्ट करवाया पुर्तगालियों ने, क्योंकि वो अपने ईसाई मिशनरियों का प्रचार करना चाहते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, धर्मांतरण करवाना चाहते थे, इसलिए मंदिरों को नष्ट किया गया, ठीक है। और मुसलमानों को तो वो अधिक ज़्यादा ही परेशान करते थे, ठीक है। यह भी बात किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 1560 ईस्वी में गोवा में धर्म न्यायालय की स्थापना उन्होंने कराई थी, ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना। मतलब अगर हिंदू और मुसलमान भी कोई जुर्म करता है तो उसका भी जो है फैसला ईसाई धर्म न्यायालय में होगा। ये कहाँ का इंसाफ था, खैर जो भी है, तो उन्होंने यह भी करवाया था। तो यह बड़ा बुरा काम था उनका,
ठीक है, निगेटिव काम। इसके बाद देखते हैं 1542 में गवर्नर मार्टिन डिसूजा, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ जो है आपका सेंट जेवियर स्कूल में बड़ा आप लोग भेजते होंगे बच्चों को और बहुत लोग जाते भी होंगे सेंट जेवियर, लेकिन ये सेंट जेवियर कितना बड़ा दुष्ट था कि सेंट जेवियर जो है वो भारत आया था धर्मांतरण करवाने के लिए, ठीक है, और उसने बहुत सारे हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाया था सेंट जेवियर, ठीक है। स्कूल बंद क्यों नहीं करती है भारत सरकार, पता नहीं, जो भी है। भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगाल को ही जाता है, मतलब कि पुर्तगालियों ने ही भारत का व्यापार जापान के साथ शुरू किया था, उसका श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। तो यह जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट था। पुर्तगाल से तांबा और चांदी की भी प्राप्ति होती थी, तो यह भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं तो आलू है, आपका टमाटर है, फूल गोभी है, अनानास है, ये सब चीज़ें जो है आपका पुर्तगाल से ही आया था। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, मतलब कि भारत में छपाई का जो काम शुरू हुआ प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, वह भी पुर्तगालियों को ही उसका श्रेय प्राप्त होता है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो है वह पुर्तगाल से ही भारत आया था। तो देखते हैं तंबाकू है, आलू है, मक्का है, फूलगोभी, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची इत्यादि जो है वह पुर्तगाल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कितना लिखता मैं, जितना लिख सकता था लिख दिया। तो ये सब चीज़ें जो है पुर्तगाल से ही भारत आया था, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस से छपाई की शुरुआत भी जो है पुर्तगालियों ने ही की थी। इसके अलावा व्यापार में नौसेना की शक्ति कितनी अधिक होती है, मतलब कि व्यापार में नौसेना की जो शक्ति होती है, जिसके पास नौसेना अधिक शक्तिशाली होती है, उसका व्यापार में प्रभुत्व होता है, यह पता चल गया पुर्तगालियों के आगमन से, क्योंकि पुर्तगालियों की नौसेना शक्ति बहुत तगड़ी थी और इस कारण से उन्होंने व्यापार में अपना कब्जा जमाया रखा बहुत टाइम तक, ठीक है। तो यह जो है पता चला था। इसके बाद देखते हैं तो पांडिचेरी सर्वप्रथम पुर्तगालियों का उपनिवेश बना। यह पूछा जा चुका है कि पांडिचेरी को सर्वप्रथम किसने अपना उपनिवेश बनाया, तो पुर्तगालियों ने ही बनाया था, यह पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हुगली के बारे में मैंने बता दिया कि बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाली जो लूटपाट करते थे, तो उनका प्रमुख अड्डा जो था वह आपका हुगली में ही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं, देख लेते हैं नीदरलैंड, डचों के बारे में। डच जो थे वह नीदरलैंड या होलैंड कह सकते हैं, पहले नीदरलैंड कहा जाता था, अब उसका नाम बदल के होलैंड कर दिया गया है, तो वहां से वो लोग आए थे, ठीक है। 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में वो लोग आए थे, डच लोग जो है वह भारत आए थे, ठीक है। 1602 ईस्वी में उन्होंने जो है विभिन्न कंपनियों को मिला करके, अलग अलग डच कंपनियों को मिला करके एक यूनाइटेड कंपनी बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। और यह पूर्णतया जो थे वह व्यापारिक कंपनी ही थी। यह भी पूछा जा चुका है कि पूर्णतया व्यापारिक कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो डचों ने ही की थी, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इस कंपनी की सहायता के लिए 17 सदस्यीय, मतलब एक बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें 17 सदस्य थे, यह भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। डच कंपनी का जो प्रमुख केंद्र था वह इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया को उस समय मसाला द्वीप कहा जाता था, ठीक है, और इंडोनेशिया को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। उन्होंने जकार्ता पर कब्जा किया था, ठीक है, कब किया था, 1619 में जकार्ता पर कब्जा किया और वहां पर बैटेविया नामक नगर भी बसाया था, इंपॉर्टेंट है, बाटविया कह सकते हैं या बैटेविया कह सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज दिया हुआ है, ठीक है। 1605 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1605 में मसूलीपत्तनम में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, विभिन्न जगहों का नाम दे दिया जाता है, यूरोपीय कंपनियों का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसने अपनी प्रथम कंपनी कहाँ स्थापित की थी। तो इस प्रकार का मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। वैसे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं एक ग्राफ के माध्यम से या फिर एक चार्ट के माध्यम से आपको हर यूरोपीय कंपनी का पहला फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था, पहला आपका
किलाबंदी कहाँ किया था, यह सब जो है आपको एक चार्ट के माध्यम से दे दूंगा, ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आगे देख लेते हैं। दूसरी डच फैक्ट्री जो है वह निजामपत्तम में पेट्रोपोली में स्थापित की गई थी, दूसरी डच फैक्ट्री। 1610 में पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, जिसके लिए चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने समझौता किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। वहां पर जो है पुलिकट में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी, चंद्रगिरी के राजा से जो समझौता हुआ था, वहां पर इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे डचों ने, और जिसको पैगोडा कहा जाता था। यह भी आईएएस में पूछा जा चुका है, इसलिए जरूर याद रखिएगा कि डचों ने जो स्वर्ण सिक्के चलाए उसको पैगोडा कहा जाता है। और कहां पर चलाए, तो इन्होंने चंद्रगिरी में चलाए, या फिर उसको जो है आप कह सकते हैं पुलिकट में, ठीक है। 1616 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई, और 1641 में वेमलीपत्तम में इन्होंने फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। यह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो डचों की थी वह 1627 में पिपली में स्थापित हुई थी, ठीक है। तो यह पूछा जा सकता है कि बंगाल में प्रथम जो है फैक्ट्री स्थापित जो हुई थी डचों की, वह कहाँ स्थापित हुई थी या कब स्थापित हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1653 में चिनसुरा, हुगली के निकट चिनसुरा में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की थी, और इस कोठी का नाम जो था वह था गुस्तावुस फोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद 1658 में यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके बीपीएससी के लिए, और मैं बीपीएससी के लिए ही खास करके ये सब वीडियो अभी जल्दी बना रहा हूं, तो आप लोग याद रखिएगा। 1658 में कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टनम, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टनम में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1658 में। तो पटना में 1658 में फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने, यह याद रखिएगा बीपीएससी के लिए। 1663 में कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार पूछ दिया जाता है कि इनमें से किन्होंने इस जगह पर फैक्ट्री की स्थापना की थी या नहीं की थी। मान लिया कि क्वेश्चन पूछ दे कि कोचीन में इन यूरोपीय कंपनियों में से किन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, ठीक है। और उसमें चार दे देगा और पूछेगा कि 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि किसने कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1690 में पुलिकट से मुख्यालय नेगापट्टनम स्थानांतरित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, याद रखिएगा कि कब मुख्यालय जो है डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट से हटा करके नेगापट्टनम कर दिया था। डचों ने मसालों की जगह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी जो यूरोपीय कंपनियां थी या फिर जो पुर्तगाली कंपनी थी इससे पहले जो आई थी, वो मसालों का व्यापार ज़्यादातर किया करती थी, लेकिन पुर्तगालियों ने जो है मसालों की जगह भारतीय कपड़ा का निर्यात करना प्रीफर किया, मतलब उसको जो है प्रश्रय दिया, उसको प्राथमिकता दी, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय कपड़ों का यूरोप में निर्यात करने का जो श्रेय है वह डचों को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये कपड़ों का निर्यात जो है वो कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात के तट से किया जाता था, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1650 के दशक में डचों ने कासिम बाजार में 1650 में कासिम बाजार में डचों ने जो है वह अपना खुद का मशीन स्थापित कर दिया था कपड़ा के लिए, ठीक है। रेशम का चक्की स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग बेदरा के युद्ध के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने देखा किस प्रकार से डच फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई और उन्होंने क्या क्या किया। अब देख लेते हैं बेदरा के युद्ध के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बंगाल के बेदरा में जो है यह युद्ध हुआ था, ठीक है, बेदरा का युद्ध। और इसमें डचों की पराजय हुई थी, अंग्रेजों की विजय हुई थी, और इसी के साथ जो है भारत से डचों का पांव उखड़ने लगा था, ठीक है।
इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डच व्यापारिक व्यवस्था जो थी, डच व्यापारिक व्यवस्था जो थी वह सहकारिता या फिर अंग्रेजी में कार्टेल कहते हैं उस पर आधारित हुआ करती थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि डच की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वह कार्टेल पर आधारित थी या फिर सहकारिता पर आधारित थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो मसूलीपत्तनम जो था वह नील के निर्यात का प्रमुख केंद्र था। यह भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख तथ्य कुछ देख लेते हैं। किसने कहाँ की खोज की थी और कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाली यात्री था, उसने भारत की खोज की। फिर हम देखते हैं कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का यात्री था, उसने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक जो था वह ब्रिटेन का यात्री था, उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और उसके बाद तस्मान जो था वह हॉलैंड का यात्री था और उसने आधुनिक तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। और आधुनिक तस्मानिया को पहले जो है वह वान डीमंस लैंड कहा जाता था। ठीक है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में पूरा नहीं, अंग्रेजी फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी वहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डेनिश कंपनी के बारे में और फिर फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। उसी में आपका कर्नाटक युद्ध वगैरह भी आएगा। ठीक है, तो 2 वीडियो इसके बाद और बनेंगे और यह चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। कल तक मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।